अगला चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, मतलब 1-2 दिन में चैप्टर हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई। सर आखिरकार ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है और टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकालना है, क्या होगा सर टाइम ऑफ सप्लाई निकालने से? मुझे एक बात बताओ सर, हर इंसान को जीएसटी पे करना है, पर भला ये जीएसटी पे कब करना है? मतलब सर जैसे ट्रांजैक्शन आज हुआ तो क्या आज जीएसटी पे करें? मतलब पेस्ट का ट्रांजैक्शन कोई आज हुआ तो क्या आज जीएसटी पे करें? सर फिर ऐसे तो 30 दिन में से 30 दिन जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं आ जाएगी? तो सर एक काम करो, महीने वाइज डिटेल कोलेट करो और अगले महीने पे करो। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर आपको यह बताता है कि किस दिन हम मानेंगे कि सप्लाई हुई है। आप मुझे बताओ, और सपोज करो यहां पे हैं साहिल सर, और साहिल सर ये बॉटल बेचते हैं, ठीक है? और यहां पे है हमारा राहुल। इनवॉइस की डेट है 6 मई, एग्रीमेंट हुआ था 2 मई को, सप्लाई हुई है 8 मई को, पेमेंट आया है 12 मई को, और 12 मई को भी 50% पेमेंट आया है। बाकी का जो पेमेंट है वो आया है 15 मई को। सर डाउट ये है कब माने सप्लाई हुई है? इनवॉइस की डेट माने, अग्रीमेंट की डेट माने, जब एक्चुअल सप्लाई हुई है उसकी डेट माने, पेमेंट की डेट माने, आखिरकार माने तो माने क्या? तो जब जीएसटी लॉ बन रहा था तो उनके मन में भी ये डाउट आया, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आता है उसके नेक्स्ट महीने में आपको जीएसटी पे करना रहता है, और नेक्स्ट मंथ में आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है जिसका नाम होता है जीएसटीआर 3B। ये जो जीएसटीआर 3B है ये 20 तारीख को फाइल होता है, 20th ऑफ। इसका मतलब है अगर अप्रैल निकला टाइम ऑफ सप्लाई तो उसका पेमेंट अप्रैल में नहीं होगा, उसका पेमेंट कब होगा? 20 मई। अगर जून निकला तो उसका पेमेंट कब होगा? 20 जुलाई। अच्छा सरकार आपके हिसाब से क्या चाहेगी कि टाइम ऑफ सप्लाई जल्दी निकले कि लेट निकले? जल्दी। क्यों जल्दी? क्योंकि जितना जल्दी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा उतना जल्दी सरकार को टैक्स मिलेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई में जितने सारे प्रोविजन पढ़ोगे वहां पे अर्लियर पढ़ोगे या लेटर? अर्लियर। और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई निकला चुप्पे चाप अगले महीने की 20 तारीख को सरकार को जीएसटी का पेमेंट कर देना। ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आया कि आखिरकार टाइम ऑफ सप्लाई निकालते क्यों है। इससे क्या मालूम पड़ता है टाइम ऑफ सप्लाई से? टाइम ऑफ सप्लाई से यह मालूम पड़ता है कि आखिरकार जीएसटी का पेमेंट कब होगा। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, दूसरी बात यह भी समझ में आई कि टाइम ऑफ सप्लाई हमको जितना जल्दी हो सके उतना निकालेंगे। क्या सबका टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग निकलेगा? हाँ। सबसे पहले बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सरकार बोलती है सारी चीजें गई तेल लेने, हमको एक चीज से मतलब है, डेट इज इनवॉइस। ठीक है, अब देखो अगर सरकार टाइम ऑफ सप्लाई में सिर्फ ये लिख देती इनवॉइस इशू डेट, तो मैं आपके दिमाग से जानना चाहता हूं इसमें क्या गड़बड़ हो जाती। अगर मैंने सिर्फ ये प्रोविजन बना दिया कि जिस दिन इनवॉइस इशू करा वो बन गया टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपके हिसाब से लॉ में क्या गड़बड़ हो जाती? हाँ जी बोलो।
मैंने बना दिया टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन, अपन सब जीएसटी काउंसिल मेंबर्स हैं और हमने बोला एक काम करो, इनवॉइस की इशू डेट रख लो क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। तो क्या गड़बड़ क्या हो जाती? ठीक है, और कहां पे लोग खेल लेते इधर? हाँ, लोग बोलते हैं ठीक है यार आपने इनवॉइस इशू डेट बनाया ना, मैडम आप पढ़ो, पैसे पैसे दो, मैडम आप इनवॉइस मांगो। इनवॉइस कहाँ भागे जा रहा है? आप 8 महीने तक यहाँ पे ही हो और आपको कौन सा जागो ग्राहक जागो करना है? तो लोग तो खेल खेल देते। अगर सिर्फ सरकार लिख देती इनवॉइस इशू डेट तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन में तो इनवॉइस बनती ही नहीं, और ऐसा होता कि सप्लाई तो आज हो गई है और इनवॉइस बन रहा है 8 महीने के बाद। तो सरकार ने सोचा यार ऐसे तो लोग खेल लेंगे, तो उन्होंने बोला भाई एक तो इनवॉइस इशू डेट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस का मतलब होता है इस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, नो मैटर व्हाट। आपने करा या नहीं करा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम तो मान लेंगे कि आपने कर लिया, और विच एवर इज अर्लियर। सर अगला मुद्दा यह है कि आखिरकार वो कौन सी डेट है जिस दिन आपको इनवॉइस इशू करना है, क्योंकि लॉ मेकर ने तो लिखा ना ड्यू डेट ऑफ इशू इनवॉइस, तो वो कौन सी डेट है जब आपको इनवॉइस इशू करना है। तो इसके लिए हमको मदद लेनी पड़ती है सेक्शन नंबर 31 की। सेक्शन नंबर 31 सिंपली इतनी सी बात कहता है कि इस तारीख तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सर आखिरकार ये सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है? बहुत ही लॉजिकल। पहला, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। बॉटल, ये बॉटल यहां पे ट्रक वाले भैया खड़े, हाँ भैया बोलो, ये बॉटल मेरी फैक्ट्री से निकलेगी और ट्रक वाले भैया महाराष्ट्र में पहुंचाएंगे। आज तारीख कौन सी है? 6 मई। 6 मई को मैंने पूरी तैयारी करी और ये बॉटल वॉटल लाओ भाई, बॉटल ये लो भैया ट्रक वाले भैया, ये लो ट्रक वाले भैया। मैंने माल फैक्ट्री से कब बाहर निकाला? 6 मई। इसका मतलब लॉजिकली इनवॉइस बन जाना चाहिए कब? 6 मई। क्योंकि गुड्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट। गुड्स जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और लेने कौन आया है? ट्रक वाले भैया, जीटीए आया है लेने। तो सरकार बोल रही है देखो सिंपल है, अच्छा वहां पे गुड्स जब पहुंच रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है ना कि रास्ते में गुड्स खराब हो गए। तो सरकार इतनी चालू है, सरकार ने बोला यार इतना कौन इंतजार करे, तुम यहां से ट्रक लेके जाओगे 6 मई को, 4 दिन बाद वहां पे पहुंचेगा, आचार संहिता अलग चल रही है, 28 मई की बात हो तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई जून निकल गया तो पेमेंट तो जुलाई में आएगा। तो सरकार ने बोला देखो हमको इससे लेना देना नहीं है कि सामने वाले के पास कब पहुंच रहा है, आपने ट्रक को कब रिमूव करा 6 मई को, तो 6 मई तक क्या बन जाना चाहिए? इनवॉइस। फिर आपने भले 12 मई को बनाया उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लॉ में हमने लिख के रखा है 6 मई और 12 मई, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, मूवमेंट ऑफ द गुड्स नहीं है, अदर केसेस डिलीवरी ऑफ द गुड्स, या तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स या तो सामने वाला खुद आके खरीद ले। तो इस केस में क्या है राजा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 31 का बेसिक सा पॉइंट कि कब आपको इनवॉइस इशू कर देना है। मूवमेंट के केस में कब सर? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। डिलीवरी के केस में कब सर? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये मैटर नहीं करता कि आपने इशू करा है या नहीं करा है, सिर्फ क्या मैटर करता है कि यहां तक इशू हो जाना चाहिए।
तीसरी बात, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? देखो, अक्सर सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि जो राशन वाले भैया हैं उनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता होगा। हर महीने पापा उसी राशन वाले भैया से गुड्स लेते हैं और पेमेंट भी लेते हैं। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब कि सर एक बार गुड्स नहीं जा रहे, बार बार जा रहे। वैसे ही राजा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, वो सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है। कितने महीने से ज्यादा? 3। उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे आप पेस में पढ़ रहे हो तो इंटर का कोर्स 3 महीने से ज्यादा, दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जो मेरे घर पे वाईफाई लगा हुआ है वो मैंने कोई 2 दिन के लिए नहीं लगाया, हर महीने चलते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जो मेरे घर पे न्यूज़पेपर आ रहा है, दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। एक दिन नहीं आता, आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, नरसों भी आएगा, रोज आएगा। दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में पता है क्या होता है सर? या तो सप्लायर स्टेटमेंट इशू करेगा, पेमेंट नहीं, स्टेटमेंट, कि हर महीने के एंड में बोलेगा कि सर आपके खाते में अब 1000 रुपए की परचेस हो गई है। फिर आपने पेमेंट नहीं करा, आपने बोला ठीक है साल भर बाद पेमेंट करेंगे। भाई हमें पेमेंट से मतलब नहीं है, स्टेटमेंट तो बनाएगा। वो अक्सर सिंगल एंटर सिस्टम में कच्ची चिट्ठी में लिखते हैं कि भाई इतना इतना गुड्स हो गया, और महीने के एंड में बता देते हैं कि सर आपका इतना हो गया, अभी आपको क्लियर करना है तो करो, अभी क्लियर नहीं करना है तो थोड़ा वेट करो, अगले महीने में क्लियर करना। ये तो बात हो गई किसकी? स्टेटमेंट की। पर स्टेटमेंट बन ही नहीं रहा है, तो सर क्या स्टेटमेंट नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या पेमेंट नहीं होगा? सर पेमेंट तो होगा ना, तो बिफोर व्हाट? पेमेंट। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या देखना है सर? स्टेटमेंट का डेट या पेमेंट का डेट? बोलो इतनी बात क्लियर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। सर ये अप्रूवल क्या होता है? तो सपोज करो आपका क्या नाम है लास्ट? लड़की का नाम आकांक्षा। अब देखना ध्यान से, सर ये अप्रूवल क्या होता है? अब आप सब अग्री करोगे। अक्सर एक बात बताओ, शादियों में क्या होता है? शादियों में हम ज्वेलरी को खरीदते हैं ऐसे एक बार देख के कि सर बार बार चक्कर लगाते हैं, और फिर जब पसंद आता है तब बाय करते हैं। ऐसे ही होता है, क्योंकि एक तो ज्वेलरी बहुत महंगी होती है, और कभी कभार क्या होता है ना, जो आपके पहचान के ज्वेलर्स होते हैं वो आपके घर आते हैं, आपको घर पे दिखाते हैं। जैसे सपोज करो एक पहचान का ज्वेलर है साहिल सर, मैं आया आकांक्षा के घर पे, मैंने बोला यार बधाई हो आकांक्षा मैडम, आपकी शादी हो गई, लड़का भी अच्छा मिला है, बहुत बढ़िया, ये मैडम बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी आई है, इसमें से जो आपको पसंद आ रही है वो बताओ। इसने 4-5 ज्वेलरी अलग निकाल के रख दी। इसने बोला सर अभी मैं हाँ या ना नहीं कहूंगी, मेरे को उधर ससुराल पक्ष में भी पूछना है कि वो हाँ करेंगे या मना करेंगे। तो मैंने बोला मैडम अपना ही घर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने टर्म्स एंड कंडीशन भी आपके पापा मम्मी से अच्छे हैं, पेमेंट आप वैसे ही खाओगे तो नहीं, आप एक काम करो ये 4 ज्वेलरी रखो आप अपने पास, ठीक है, आराम से डिसाइड कर लेना और फिर मुझे बता देना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आज तारीख है कौन सी? 6 मई। साहिल सर 6 मई को आकांक्षा के घर गए और इसने कितनी ज्वेलरी पसंद करी? 4। 4 में से इसने बोला सर 2 तो ज्वेलरी क्या लग रही है, वो तो सर मेरे हस्बैंड ने हाँ कर दी। मैंने बोला हाश। तो सर जब आपके हस्बैंड ने हाँ कर दी मेरे को क्या बना देना? इनवॉइस। फिर थर्ड ज्वेलरी, इसने बोला सर देखो थोड़ा डाइसी है,
मुझे तो अच्छी लग रही है, पर वहां ससुराल पक्ष वाले बोल रहे हैं इसमें इतना कुछ खास नहीं है। पर फिर मैंने सोचा कि चलो सर आपका भी काम धंधा हो जाएगा। थर्ड ज्वेलरी भी क्या? हाँ। अब बची कौन सी? फोर्थ ज्वेलरी में इसने जवाब ही नहीं दिया। मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, बोला सर अभी मैं शादी में बिजी हूँ, आपको भी आना है शादी में, अभी तो सर मत पूछो। मैंने बोला यार वो चौथी ज्वेलरी का क्या हुआ? बोले सर वो अभी रखिए, वो देखेंगे, अगर अच्छी लगी तो किसी को गिफ्ट में टिका देंगे, और अगर नहीं अच्छी लगी तो आपको बता देंगे, और आप कब आगे जा रहे हो? मैंने बोला मैडम दूसरे कस्टमर ऑर्डर, सर अपना व्यवहार। मैंने बोला ठीक है भाई। फोर्थ ज्वेलरी में मैडम आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। 6 जून हो गई, मैंने फोन लगाया, तुमने बोला सर वो 3 तो बस। मैं बोला मैडम चौथी का क्या करना है? बोले सर अभी वेट करो बताएंगे। समझ नहीं आ रहा है हाँ करें या ना करें, ठीक है। 6 जुलाई हो गई, 6 अगस्त हो गई, बोला मैडम अब तो राखी आ गई है। अरे सर वेट करो, अभी नहीं समझ में आ रहा है, रोज लगता है ले लें, फिर लगता है नहीं नहीं महंगी है, फिर लगता है ले लें, सर अभी वेट करो, अभी शुभ मुहूर्त भी नहीं है। ठीक है भाई, चलो मैं तो वेट कर दूंगा। मोदी जी मजाक चल रहा है? अप्रूवल में सेल कराना, सामने वाला हाँ बोल रहा है ना, सामने वाला ना बोल रहा है, बस मजे ले जा रहा है, सर वेट करो वेट करो वेट करो। मोदी जी ने बोला साहिल सर ये क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं यार, वेट करा रही है, जब वो हाँ बोलेगी तभी इनवॉइस बनाऊंगा ना। मोदी जी ने बोला देखो साहिल सर एक बात हमेशा याद रखना, आपको मैं समझा रहा हूं अपना होके, कोई लड़की हाँ या ना नहीं कर रही है ना, ज्यादा वेट मत करो। बोला मोदी जी थोड़ा पर्सनल नहीं हो गया? बोले नहीं नहीं सर आप समझो, आपका बिजनेस है, ये बिजनेस में तो सर आपको पागल बना देंगे। आप वेट करो कितने महीने तक? 6 महीने तक सफिशियंट टाइम दिया है। 6 महीने तक आप क्या करो? वेट करो। अगर 6 महीने तक भी मैडम हाँ नहीं बोल रही है ज्वेलरी के लिए, हम तो मान लेंगे पता है क्या, डीम्ड सेल। और वो भी पता है कौन सी तारीख से? जिस दिन आपने ज्वेलरी भेजी थी। और 6 महीने कब खत्म होंगे सर? 6 जून, 6 जुलाई, 6 अगस्त, 6 सितंबर, 6 अक्टूबर, 6 नवंबर, मतलब वो लास्ट डेट कौन सा है? तो 6 नवंबर तक मैडम आपको हाँ या ना कहना है। अगर 6 नवंबर तक आपने कुछ भी नहीं कहा तो यार ना वो हाँ कह रही है ना वो ना कह रही है, बस इकरार कर रही है। तो फिर क्या करे भाई? तो भाई कुछ भी मत करो, सरकार ने सिंपल बोल दिया, आप इसको क्या मान लो। और कब से? ठीक है, इसका मतलब है जीएसटी तो लगाओगे कब से? 6 मई से, मतलब इंटरेस्ट भी लगेगा। हाँ सर फिर इंटरेस्ट की भी बातें होगी। ये बात करी मैंने आपको किसकी? सेल और अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में सर जनरली क्या होता है कि यहां से तो गुड्स गया, और यहां पे गुड्स जब जाएगा ना तो वो इनवॉइस नहीं बनेगा राजा, क्या बनेगा? डिलीवरी चालान। क्या बनाना पड़ेगा आपको? डिलीवरी चालान। और उसके बाद या तो मैडम हाँ कर देगी तो बना दो इनवॉइस, ना कर देगी तो वापस से ज्वेलरी ला दो। और अगर 6 महीने तक मैडम इंतजार करा रही है तो सर फॉर द टाइमिंग तो हम क्या बनाएंगे? डीम्ड सेल। बाद में अगर मैडम ने मना कर दिया तो फिर मुझे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा राजा? क्रेडिट नोट। ठीक है, फिर वो जीएसटी रिवर्सल की सारी बातें होगी। आया समझ में? बोलो। तो सर अप्रूवल और रिटर्न में कितना टाइम है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, आई बात समझ में? देखो लॉ मेकर कितना समझदार है, जानबूझ करके उसने कितने महीने लिए? 6। मैं तो इसको लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ। भाई ना हाँ कह रही है ना ना कह रही है, कितना वेट करना है? 6 महीने। अगर 6 महीने के बाद कुछ भी जवाब नहीं आया तो अपन तो ऑटोमेटिकली हाँ मान लो, फिर भले बाद में वो। गलत बोल रहा हूं मैं? अरे यार अपना दिल तो ऐसा खुश होगा ना कि यार अपन तो ऑटोमेटिकली क्या मान लो, हाँ मान लो। ठीक है, बढ़ू आगे। तो सर इधर सेक्शन नंबर 31, क्या बोला राजा सेक्शन नंबर 31 में? कब तक
बोलो मूवमेंट ऑफ द गुड्स कब करना है सर? मूवमेंट ऑफ द गुड्स में ऑन और बिफोर? ऑन और बिफोर डिलीवरी। और थर्ड केस क्या है सर हमारा? सेंट ऑन अप्रूवल। तो सेंट ऑन अप्रूवल के केस में सर बिफोर और एट द टाइम ऑफ, और मैक्सिमम कितने महीने? कौन सा वाला? करते क्वेश्चन करते, रुक जाओ, है ना, क्वेश्चन करते। हाँ करते क्वेश्चन। नहीं, बैड डेट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कंटिन्यूस अप्लाई क्या है सर? बेटा सपोज करो कंटिन्यूस अप्लाई ऑफ गुड, सपोज करो नीचे किराने वाले भैया, ठीक है, अभी तक ध्यान दे बेटा। सपोज करो नीचे किराने वाले भैया, उन किराने वाले भैया को मैंने बोला कि साहिल सर को रोज एक बिस्लरी की बोतल चाहिए, ठीक है, मैं पेस्ट का पानी नहीं पीऊंगा, मेरे को रोज बिस्लरी की बोतल चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। अब रोज मेरे पास क्या आ रही है? बिस्लरी की बोतल, 20 रुपए की एक, ठीक है। महीना भर हो गया, कितने रुपए हो गए सर? 600। जरूरी नहीं है 600 रुपए हो सकता है संडे को सर आपने ऑफ रखा हो, चलो एज्यूमिंग कितने हो गए? 600। अब 600 हो गए तो क्या महीने भर बाद क्या पेमेंट होगा? सर वो आपको हर बार क्या करता है ना, अगले महीने की 5 तारीख को स्टेटमेंट दे देता है कि सर अभी आपका इतना हो गया। भाई वो भी तो दुकान लेके बैठा है ना। अब जैसे नीचे अपन ने अपना खाता चलाया, तो ऐसा थोड़ी वो पेमेंट थोड़ी मांगेगा, वो हर महीने बेचता है, सर आपका इतना हो गया है, सर आपका इतना हो गया है, तो बोलता हाँ हाँ कर देंगे पेमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राजा भाई वो मई का मेरे को भेज रहा है कब? 5 जून। 5 जून को उसने क्या भेजा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा कि भाई इस बार आपकी 25 बॉटल हो गई, इस बार आपकी 30 बॉटल हो गई, ठीक है। सर आप पेमेंट भी तो करोगे। सपोज करो सर आपने पेमेंट जल्दी कर दिया, आपने 3 जून को ही पेमेंट कर दिया, आपने बोला यार एक काम कर, मई का मैं भी अपने पास लिखता ही हूं, 3 जून को ही बता दे कितना क्या हिसाब है और ले ले पेमेंट। तो कौन सी अर्लियर हो गई? मतलब इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए? 3 जून। सर सपोज करो वो स्टेटमेंट ही नहीं बनाता है, वो बोलता है यार साहिल सर तो अपने ही वो अपने पास लिखते ही हैं, वो कुछ बनाते ही नहीं है स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट नहीं बनाते तो क्या पेमेंट नहीं लेगा? दुकान लेके बैठा है, पेमेंट तो लेगा। तो सर जब पेमेंट ले, या तो पेमेंट की डेट या तो पेमेंट की डेट से पहले, तब तक आपको क्या बना देना? इनवॉइस बना देना। आया समझ में? बहुत सिंपल, दिस इज व्हाट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अपन अभी रुक जाओ, क्वेश्चन करेंगे, आओ। मतलब बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत सिंपल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये चैप्टर इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। क्यूटी पाई चैप्टर्स में से एक है, कोई लोड नहीं लेना है भाई, कितना सिंपल है। सिंपल सी तो बात कह रहा है कि जब सर आप अपनी बॉटल को रिमूव करो उसके पहले क्या बना दो? इनवॉइस बना दो, ठीक है। तो बस थोड़ा माइंड से पढ़ेंगे ना तो चैप्टर बच्चों जैसा चैप्टर है। आ जाओ। ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18 अगस्त। 18 अगस्त को सर आपने क्या करा? ऑर्डर। अज्यूम करो आप ही ने ऑर्डर प्लेस करा, ठीक है, ठीक है। आपने बोला हमको क्या चाहिए? जूता। हमको चाहिए कस्टमाइज शूज, हमको चाहिए क्या? हमको जूता चाहिए। 8 अप्रैल को हमने 18 अगस्त को क्या कर दिया? ऑर्डर। हमको चाहिए क्या भाई? जूता। इतना समझ में आया? बोलो इतना समझ में आया? बहुत बड़े। उसके बाद राम एंड कंपनी गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी। मैंने बोला चलो बेटा छोटू लग जाओ लग जाओ लग जाओ, बड़ा ऑर्डर आया बेटा, बड़ा ऑर्डर आया, लग जाओ सब लग जाओ, बनाओ बनाओ फटाफट से जूता बनाओ बनाओ। और बन गए सारे जूते। मैंने फोन करा, मतलब सर आपके जूते सारे के सारे रेडी है, अब क्या बनाऊंगा भाई मैं? इनवॉइस। मैं घर लेके बैठा हूं, छोटी छोटी बीवी छोटे छोटे बच्चे, इनवॉइस तो बनाऊंगा ना। कब इनवॉइस बनाया? कब बनाया? 2 दिसंबर। ऑर्डर की डेट क्या है? क्या ऑर्डर की डेट रिलेवेंट है? ऑर्डर वॉर्डर से कुछ नहीं होता है, ऑर्डर तो साल भर पहले है, उससे क्या लेना देना। ऑर्डर की डेट इज नॉट रिलेवेंट, एग्रीमेंट की डेट इज नॉट रिलेवेंट।
एक डेट रेलेवेंट है, वो कौन सी? अगली चीज, द कस्टमर कलेक्ट्स द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ रॉम ऑन 7 दिसंबर। कस्टमर भाई ने कब इनवॉइस कलेक्ट करा है? 7 दिसंबर। अब यहां पे एक लाइन देखना, एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्स द पेमेंट ऑन द सेम डेट विच इज एंटर्ड इनटू अकाउंट ऑन 8 दिसंबर। पेमेंट की डेट क्या रिलेवेंट है? नहीं सर, गुड्स में आपने सिर्फ 2 डेट देखी। कौन कौन सी 2 डेट देखी बताओ यार? एक तो डेट ऑफ इनवॉइस, और एक और क्या? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या है हमारे यहां पे इनवॉइस की डेट? तो सर हमने इनवॉइस इशू कर दिया कब? कब डिलीवरी हुई है भाई? 7 दिसंबर के पहले पहले करना था ना। तो सर कर तो दिया टाइम पे इशू, और 2 दिसंबर और विच एवर इज अर्लियर कौन सी तारीख है भाई? तो 2 दिसंबर क्या आ गया? टाइम ऑफ सप्लाई। अब 2 दिसंबर टाइम ऑफ सप्लाई है, इसका मतलब समझते हो कि जीएसटी का पेमेंट कब होगा? नहीं, अगले महीने की 20 तारीख। और अगले महीने की 20 तारीख क्या है? 20 जनवरी। मतलब ट्रांजैक्शन कब हुआ? 2 दिसंबर। पर जीएसटी अभी नहीं पे करना। जीएसटी कब पे करना है? 20 जनवरी। बोलो क्लास डन है क्या? इसका मतलब सर इतना माथा बच्ची तो करना ही नहीं है, सिर्फ गुड्स के केस में 2 ही तो तारीख देखनी है, एक डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और वो लॉजिकल है, वरना तो बेटा यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं ना, वो इनवॉइस ही नहीं बनाए। और इनवॉइस ही नहीं बनाए तो कभी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकले, और कभी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकले तो कभी जीएसटी सरकार को मिलेगा ही नहीं। आया समझ में? ड्यू डेट नहीं देगा, ड्यू डेट कोई भी क्वेश्चन में नहीं देगा। ड्यू डेट तो हमको निकालनी है सर। ड्यू डेट, अच्छा ये बोल रहे हैं कि सर एक काम करो ना, क्वेश्चन वालों को बोलो ये भी लिख के दे, इनवॉइस इशू डेट ये, ड्यू डेट ऑफ इशू इनवॉइस ये। तो बेटा फिर वो 8वीं 9वीं का पेपर नहीं हो जाएगा। वो तो हमको निकालनी है ना कि ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या है। वो आपको बोलेगा कि गुड्स फैक्ट्री से रिमूव इस तारीख को हुए, इसका मतलब यही लास्ट डेट है काई की? इनवॉइस की। वो आपको कहेगा कि गुड्स की डिलीवरी कब हुई है, इसका मतलब वही लास्ट डेट है काई की? इनवॉइस की। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिख के आएगा कि दिस इज इनवॉइस इशू डेट और दिस इज ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, प्लीज टेल अस टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब ही क्या हुआ फिर उसका यार? ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया सर। अब एक बार ये वाले क्वेश्चन पे भी आ जाओ। इन्वेस्टिगेशन शोज 150 cartoons of ceramic capacitor were dispatched on। कब डिस्पैच हुए सर? बट व्हाट करी ना? चीटिंग। क्या करी इसने? चीटिंग। इसने बोला जाओ तेल लेने गया, तुम्हारा लॉ, मैं इनवॉइस इश्यू नहीं करूंगा। अगर मैं इनवॉइस इश्यू नहीं करूंगा तो मुझे कोई जीएसटी देना ही नहीं पड़ेगा। तो हम बोलेंगे बुड़बक, तेरे जैसे लोगों के लिए हमने लॉ में क्या करा है? 2 चीजें लिखी है, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस और दूसरा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 क्या होती है सर? अगर बात चल रहा है हमारा मूवमेंट का, तो जिस दिन आपने मूवमेंट करा वो। बात चल रहा है रिमूवल का, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के पहले पहले। यहां पे कब तक इनवॉइस बन जाना चाहिए? 2 अगस्त। इसका मतलब है 2 अगस्त तक आपने इनवॉइस बनाया या नहीं बनाया, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि कब तक आपको बना देना चाहिए? आपने नहीं बनाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा सर? ठीक है, बोलो है ना यार ये क्यूटी बाय चैप्टर। बस कुछ भी नहीं करना भाई इसमें। आपको बस इसमें क्या देखना है कि सर ये आपको देखना है कि कब इनवॉइस, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या पेमेंट का कोई लेना देना है गुड्स के केस में?
पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है गुड्स के केस में। हमेशा याद रखना, पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है कहां पे, गुड्स के केस में। सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं अभी, गुड्स। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, हाँ डाउट ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रिवर्स चार्ज नहीं हुआ है, 2 मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हाँ बोलो। बिना बिल के माल खरीदने में क्या फायदा है, कुछ भी फायदा, ऐसा नुकसान नहीं रहता, बस आपको जीएसटी नहीं लगती है। मेन क्या करते हैं ना लोग, जैसे आप लोग कस्टमर, आप लोग अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को आईटीसी तो मिलती नहीं है। आपने पेस कोचिंग को बोला एक काम करो, वैसे भी मैं आईटी से तो ले नहीं पाऊंगा, आप सरकार को बताइए मत कि मैं पेस से कोचिंग ले रहा हूं, और सरकार कहाँ चेक करने आएगी। तो तुमने बोला उससे क्या फायदा, तो तुमने बोला देखो रितेश सर एक काम करते हैं, आपकी फीस कितनी, 42372 जीएसटी काटने के बाद। अब 18% जीएसटी कितना होता है, 7600। एक काम करो, बिल विल बनाओ मत, इनवॉइस इनवॉइस बनाओ मत। तो वो रितेश सर बोलेंगे यार प्रेरक सर ने बोला सब इनवॉइस बनने चाहिए, सरकार को जीएसटी जाना चाहिए। तो तुमने बोला यार देखो प्रेरक सर को भी क्या मालूम कि इनवॉइस बनाया नहीं बनाया, 3500 रुपये आप रखो, बाकी के पैसे मैं रख लेता हूँ। तो इनवॉइस न बनाने का फायदा सिर्फ एक ही केस में, अगर आप लोग कौन हो, अनरजिस्टर्ड। क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको आईटीसी तो मिलेगा नहीं। तो आप लोग कैसी क्या चीटिंग करना चाहोगे, आप लोग बोलोगे इनवॉइस बने ही नहीं, क्योंकि जब इनवॉइस बना ही नहीं तो ये ट्रांजैक्शन तो सरकार की नजर में आया ही नहीं, और जब ट्रांजैक्शन सरकार की नजर में आया ही नहीं तो फिर काहे बात का जीएसटी। आई बात समझ में, ठीक है। किसमें राजा, हाँ, सेक्शन 31 का रेफरेंस इसमें नहीं, अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम सेक्शन 31 के बारे में, इस चैप्टर में अगर आपको गुड्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई का रेफरेंस दोगे कि टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से ये डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस में आप रेफरेंस देके आओगे किसका, सेक्शन 31। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने तो हद्दी करी है, मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने सेक्शन 31 का रेफरेंस इस चैप्टर में दिया ही नहीं है, अगले चैप्टर में दिया है। तो फिर सर बच्चा इंटरलिंक कैसे करेगा, तो बहुत मुश्किल है बच्चे का क्या करना, इंटरलिंक करना। पर हमने हमारे नोट्स में क्या करा है, एक तो सेक्शन नंबर 31 का रेफरेंस इसी चैप्टर में दिया है, जो वापस से कब आएगा, अगले चैप्टर, अगले चैप्टर में भी सेम सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 31। पर इसको पढ़ना कहां पे सर, इसके साथ। बोलो बात क्लियर है, अब सुनो ध्यान से। ये चल रहा था, अभी नई चीज आई है, और नई चीज है हमारी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। बताओ यार स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या है ना, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, और बॉलिंग क्या होता है, पता नहीं यार, तुमसे शादी कौन करेगा यार। चलो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में ये सारी चीजें आती। अब देखो, सरकार ने बोला कि डेट ऑफ इनवॉइस तो ठीक है, फिर सरकार ने एक और चीज बोली, क्या, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ये भी ठीक है। पर सरकार ने फिर बोला देखो, ऑनलाइन गेमिंग को हम प्रमोट करना नहीं चाहते, और ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है ना, कि अगर मुझे ड्रीम 11 में टीम बनानी तो पहले तो क्या डालने पड़ेंगे, पैसे। ऐसा नहीं होता है सर अभी आप खेल लो पैसे बाद में देना। जैसे मुझे क्रिकेट में बैटिंग करनी है, तो क्रिकेट में बैटिंग करनी है तो पहले तो क्या डालने पड़ेंगे। इन्होंने बोला स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज डेट ऑफ पेमेंट। और इन तीनों में से
विच एवर इज। इसका मतलब है कि सर ऑनलाइन गेमिंग में कोई इनवॉइस मैटर नहीं करता। ऑनलाइन गेमिंग में कोई ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नहीं। ऑनलाइन गेमिंग में जिस दिन आपने पैसे डाले उसी दिन पे ड्रीम 11 या जो भी कंपनी है उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा और अगले महीने की 20 तारीख को क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक और चीज, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, सपोज करो ये कीर्तन, और कीर्तन ने सोचा वैसे जिंदगी में कुछ होता रहा नहीं है, वन बैट करके एक वेबसाइट है, ठीक है, हाँ वन एक्स बैट। तो ये जो भी है वन एक्स बैट, मेरे दोस्तों ने मेरे को कल बताई थी। तो वन एक्स बैट करके एक वेबसाइट है, कृपया इस पे जाना मत। इस पे क्रिकेट की बैटिंग चलती, असली वाली, ठीक है, सेशंस रहते हैं, अलग अलग चीजें होती। कीर्तन ने सोचा वैसे ही जनवरी अटेम्प्ट हो गया है, कुछ पैसे अपन भी कमा लेते। कीर्तन ने 10,000 रुपए की पॉकेट मनी डाल दी, कहां पे? वन एक्स बैट। वन एक्स बैट इनवॉइस इशू करेगा, क्योंकि आपने पैसा डिपॉजिट करा है। इनवॉइस इशू करा कब? पेमेंट। पेमेंट हो चुका था 4 मई को, क्योंकि पेमेंट तो जल्दी एडवांस में ही होगा। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की क्या ही बात करना वन एक्स बैट के केस में। सर मुझे बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई 6 मई निकलेगा कि 4 मई निकलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा क्या? 4। क्योंकि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में सरकार ये नहीं चाहती कि लोग अननेसेसरी इसमें अपना पैसा गवाएं, इसलिए जानबूझ करके जैसे ही 4 मई को डिपॉजिट करेगा ना, तो सर जीएसटी लगेगा। हाँ, और किसको पे करना है जीएसटी? वन एक्स बैट पे करेगा। एक और चीज, 10,000 रुपए लगाने के बाद ये 20,000 रुपए जीत गया, ऐसा होता है इसमें। अब इसने सोचा क्या विड्रॉ करें, पड़े रहने देते हैं, अगली बैट खेलेंगे कितने से। लालच है यार, यही तो होता है कंपाउंडिंग, कि 10,000 है, 20,000 हो गए, अगली बैट किससे खेलेंगे? अगली भी जीत गया, और कितने आ गए? 2 लाख रुपए। इसके दोस्तों ने बोला थोड़ा पैसा निकाल ले, तो इसने बोला चलो एक काम करते हैं, जो इनिशियल 10,000 रुपए डाले थे उसको क्या कर देते हैं? विड्रॉ। अब बचे कितने? देखना, इसने 190 लगा दिया आरसीबी पे। इसको लगा यार कभी तो जीतेगी। 190 के इसके कितने हुए? 0। मतलब अल्टीमेटली 2 महीने में हुआ क्या, इसने लगाए तो 10,000 और इसको मिले भी कितने? 10,000, और बाकी सब चार्जेस इसके अलग कटे। सर पहली बात ये बताओ, कब जीएसटी की बातें होगी? जैसे ही इसने डिपॉजिट कराना वैसे ही जीएसटी की बात होगी। इसका मतलब है जो वन एक्स बैट है ना, उसके पास 10,000 तो आएंगे ही नहीं। 10,000 में से 28% जीएसटी तो वन एक्स बैट को देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग की साइट वाले बहुत परेशान है। जितना ड्रीम 11 अभी बांट रहा है ना, उससे 5 गुना ज्यादा बांट रहा था पिछले साल। अभी वो बहुत कम बांट रहा है। इसलिए कम बांट रहा है क्योंकि सर अब सरकार ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई ड्रीम 11 देख, पहले तो तेरे पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती थी, पर अब होगी। तो भाई अब ड्रीम 11 को प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई तेल तो तिल्लियों से निकलेगा ना। और ड्रीम 11 ऐसा नहीं कर सकता कि भाई कीर्तन तुम 10,000 डालो पर तुम खेलो 7,000 से। तुम ये बोलोगे ना कि सर ड्रीम 11 को एक काम करना चाहिए कि कीर्तन डाले कितने, पर तुम्हें चिप्स कितनी मिलेगी? 7,200 क्योंकि 28% का क्या? भाई ड्रीम 11 ही बंद हो जाएगा, ये वन एक्स बेट ही बंद हो जाएगा। क्योंकि पैसे डाल 10,000 रहे तो इंसान चाह रहा है कि खेले भी कितने से, तो अब कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या करा है, अपना जो प्राइस मनी है उसको क्या कर दिया है? कम। एक और चीज, बस एक बार ही जीएसटी लगता है कहां पे?
उसके बाद तुम जीते तुम हारे, तुमने पैसा विड्रॉ करा, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज, इसमें एक और टफ चीज है कि इसमें अगर तुमने 10,000 डाले, तुमने गेम खेला ही नहीं, तुमने विड्रॉ कर लिए पूरे 10,000, तुम्हारे को ऐसा डर लगा रहे हो कि आप खतरनाक भाव चल रहा है, डाले तो सही ना, तुमने तो डाले ना। अब तुमने खेला नहीं खेला वो अलग मैटर है, मतलब 1x बेट को तो जीएसटी देना ही पड़ेगा, भले फिर तुमने खेला या नहीं खेला। अभी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आना अभी बाकी है, और जो पहला अमेंडमेंट आएगा वो यही आएगा कि भाई उसको खेलने तो दो। तो अभी तो सरकार ने अभी हैफाजेटली में क्या प्रोविजन बना दिया कि भाई जितना इंसान क्या करे, डिपॉजिट करे, उसी टाइम पे 1x बेट तुम तो एक काम करना, अगले महीने की 20 तारीख को क्या दे देना, जीएसटी। इसके बाद 10,000 के 20,000 बने, कोई लेना देना नहीं है, 20 के 2 लाख बने, कोई लेना देना नहीं है, 10,000 विड्रॉ करे, बाकी के ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या सटोरियों? ठीक है, ये बात हो गई किसकी, ऑनलाइन मनी गेमिंग की। तो इसे कहते हैं हम स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो सर आओ, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताता है? टाइम ऑफ सप्लाई, when thus liability to pay the tax arises, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई निकला उसके अगले महीने की 20 तारीख को कौन सा रिटर्न जाता है, जीएसटीआर 3B। और जीएसटीआर 3B में आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। गुड्स का अलग आएगा, सर्विसेज का अलग आएगा। गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है सर? बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। आपने टाइम पे इनवॉइस इशू कर लिया, बहुत बढ़िया, बधाई। टाइम पे इशू नहीं करा तो आखिरकार वो लास्ट डेट कौन सी है जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज, 10,000 का माल बेचा तो इनवॉइस कितने का इशू होगा, 10,000 का। फॉर सपोज करो मैंने 4 लॉट में माल बेचा, 10,000 10,000 10,000 10,000, और मेरी इनवॉइसिंग भी लॉट वाइज ही हो रही है, तो मैं एक बार में 40,000 का जीएसटी नहीं पे करूंगा। मैं कैसे पे करूंगा सर? पहले 10,000 का इनवॉइस बनाऊंगा, फिर अगली बार कितने का बनाऊंगा, 10 का, फिर अगली बार कितने का बनाऊंगा, 10 का। मतलब इनवॉइस उतने ही अमाउंट का बनेगा जितने की सप्लाई हो रही है। क्या एडवांस से कोई लेना देना है? हमेशा याद रखना, आप गड़बड़ करोगे क्योंकि सर्विसेज का केस आएगा, वहां पे मैं एडवांस की बातें करूंगा। गुड्स के केस में एडवांस हाँ, तेल लेने गया, आपको पूरा एडवांस मिल गया, कोई लेना देना नहीं है, सारा लेना देना सिर्फ किससे है, इनवॉइस, इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। पर अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो क्या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में पेमेंट भी आएगा? हाँ सर, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में तो क्या भी आएगा, पेमेंट भी आएगा। मतलब डेट ऑफ इनवॉइस तो है, ड्यू डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस भी है, और एक और चीज है क्या, डेट ऑफ पेमेंट। तीनों में से विच एवर इज। पेपर देखा होगा ना आपने अकाउंट्स और लॉ का, कैसा है लॉ का? एक चीज याद रखना, देखते देखते हुए सब इजी लगता है, एक बार घर पे 3 घंटे बैठना और फिर तुमको रियलाइज होगा कि सच्चे में इजी नहीं था। हाँ सही बता रहा हूँ मैं ये आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या रहता है ना, जब अपन पेपर देखते हैं, ये आता है ये आता है, हाँ ऐसा पढ़ा है। मेन दिक्कत क्या होती है ना, जब इंसान लिखने बैठता है ना, तब वो पॉइंट में अटकता है। अब वो सोचता है कि भाई ये पॉइंट में अटक तो गए, अब उसको करे तो करे कैसे। तो आप पेपर या तो देखो, या तो पेपर को अभी मत देखो, क्योंकि एग्जाम के पेपर एक बार खुद घर पे करना, ठीक है। टीचर के बिना कराए एक बार आप करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आएगा, क्योंकि देखने से सच्ची में बता रहा हूं आपको, कोई पेपर ऐसा नहीं लगेगा कि टफ है। जब तक आप खुद घर पे बैठ के नहीं करोगे ना, तब तक आपको ऐसा लगेगा। या तो आप एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स का जो भी पेपर हो गया खुद घर पे लिखो, लॉ का पेपर हो गया तो खुद देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आया है और कैसे क्या आंसर लिखना है।
ठीक है, बोलो बात क्लियर है। अब तीसरी चीज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर, ओ सर, गुड्स का रिवर्स चार्ज तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ किसका रिवर्स चार्ज पढ़ा? तो सर गुड्स का रिवर्स चार्ज हमारे कोर्स में नहीं है क्या? अगर नहीं है तभी हमने नहीं पढ़ा ना। अगर गुड्स का रिवर्स चार्ज हमारे कोर्स में होता तो हम 100% उसको पढ़ते। इसका मतलब है हमारे कोर्स में सिर्फ किसका रिवर्स चार्ज है सर? सर्विसेज का। गुड्स का रिवर्स चार्ज हमारे कोर्स में नहीं है, तो बधाई हो। पर एग्जाम में ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि गुड्स का रिवर्स चार्ज आपके कोर्स में नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई तो सबका अलग अलग निकलता है। तो सर अगर टाइम ऑफ सप्लाई की हम बात करें तो रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे क्या निकलेगा? इन्होंने बोला गुड्स में आपको गुड्स रिसीव तो होंगे, तो सबसे पहले एक तारीख पकड़ो किसकी? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है, रिवर्स चार्ज का केस है तो पेमेंट भी होगा। पेमेंट कौन करेगा सर? रेसिपेंट करेगा। रेसिपेंट सप्लायर को पेमेंट करेगा विदाउट जीएसटी, और रेसिपेंट जीएसटी का पेमेंट करके आएगा किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो एक तो पकड़ो क्या? रिसीट ऑफ गुड्स, कब रेसिपेंट को गुड्स मिल गया। दूसरा पकड़ो क्या? डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। सपोज करो ये बॉटल पे रिवर्स चार्ज लग रहा है और मैंने ये बॉटल आशुतोष को बेची, और आशुतोष को रिवर्स चार्ज में अभिषेक को रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना है। बेटा अभिषेक, मैंने बोला कि मैं चेक में पैसा लेता हूं। इसमें लेता हूं मैं चेक। तुमने चेक बनाया 6 मई को, चेक क्लियर हुआ 9 मई को। मैं डेट ऑफ पेमेंट क्या मानूं, 6 मई कि 9 मई? तुम क्या चाहते हो? चार्ज वाले चैप्टर में नहीं है अपन, टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में आप क्या चाहते हो, चीजें अर्लियर निकले या लेटर निकले? अर्लियर। अर्लियर वाले केस में पता है क्या, लॉ मेकर इतना समझदार है, लॉ मेकर बोलता है कि भाई चेक क्लियर हुआ या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पता है डेट ऑफ पेमेंट को कब मानेंगे? जिस दिन हमारे अभिषेक भाई ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी और जिस दिन अकाउंट से पैसा कटा, विच एवर इज अर्लियर। कायदा ये कहता है अगर आप इमोशन में बह गए, इमोशनल डिसीजन आपको फंसाएंगे। आपका क्या? सर उसने तो अभी बुक में एंट्री करी है, अभी तो उसके खाते से पैसा गया भी नहीं है, और क्योंकि खाते से पैसा गया भी नहीं अभी सरकार ईडी। बेटा हमको टाइम ऑफ सप्लाई में हर चीज अर्लियर निकालनी है। तुम्हारे इमोशन गए तेल लेने, मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी ना, फिर बाद में चेक बाउंस हो गया क्या हो गया उसका बाद में देखा जाएगा। अभी सिर्फ आपको क्या देखना है सर, जब एंट्री करी और जिस दिन आपके अकाउंट से पैसा गया, मेरे अकाउंट में आया उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में आपकी ज्यादा बातें नहीं करते, किसकी बातें करते? रेसिपेंट, विच एवर इज अर्लियर। और फिर इन्होंने एक तारीख दी है 31 डे फ्रॉम इनवॉइस। कितने दिन? 31 डे फ्रॉम इनवॉइस। उसको लिखने का तरीका ऐसा है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज, और उसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 31 डेज फ्रॉम इनवॉइस। इसका मतलब है सर अपने को कितनी चीजें देखनी है रिवर्स चार्ज में? 3 चीजें। 3 चीजें कौन कौन सी सर? पहला, गुड्स रिसीव डेट। दूसरा, और तीसरा, एग्जाम में अगर कोई लिख के आया 31st डे फ्रॉम इनवॉइस तो उसके नंबर कटेंगे।
लॉ में 31st डे फ्रॉम इनवॉइस नहीं लिखा है, लॉ में क्या लिखा हुआ है, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज। तो आपको याद भी क्या रखना है, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज, ठीक है। पर उसका क्रक्स क्या रहता है, 31st डे फ्रॉम इनवॉइस। अब समझेंगे सर अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू। रमेश भाई को हमने कोई गुड्स दिए और रमेश भाई टैक्स पे करेंगे किसमें, आरसी। सर रमेश भाई को गुड्स मिल गए 6 जून को, 6 जून हमारी क्या है, ठीक है। रमेश भाई ने बोला कि सर पेमेंट कहाँ जा रहा है, मैंने बोला नहीं रमेश भाई पेमेंट तो चाहिए। रमेश भाई ने बोला सर देखो कैश वैश तो मैं नहीं दे पाऊंगा, चेक ले लो चेक। बोला ठीक है रमेश भाई चेक दे दो, क्योंकि आपको 6 जून को गुड्स मिल गए हैं। तो एक काम करो रमेश भाई, आप 5 जून का चेक बना दो। 5 जून को रमेश भाई ने क्या कर दी, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री। पेमेंट जो डेबिट हुआ वो हुआ 7 जून, पर पेमेंट जो क्रेडिट हुआ वो हुआ 8 जून। सर ऐसा भी होता है, हाँ किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि जब पेमेंट डेबिट हुआ रिसीवर की बुक से वो तो पहले हो गया, पर क्रेडिट बाद में हुआ। ऐसा कितनी बार होता है फोन पे के ट्रांजैक्शन में कि मेरे खाते से तो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं पर सामने वाले को अगले दिन पे मिलते हैं। तो सर पेमेंट तो डेबिट हो गया 7 जून को, पर रिसीव कब हो रहा है, क्रेडिट कब हो रहा है, 8 जून, ठीक है। इनवॉइस की डेट है सर, आपको बताना है कब आएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अपने को कितनी तारीख देखनी होती है, 3। कौन कौन सी, एक रिसीव, कब हुआ रिसीव, 6 जून को क्या है, पेमेंट। पेमेंट में 5 जून, 7 जून, 8 जून। सर 8 जून तो गई तेल लेने, क्योंकि सर रिवर्स चार्ज में हमको इससे मतलब नहीं आपको कब क्रेडिट मिला। रिवर्स चार्ज में हम तवज्जो देते किसको, रेसिपेंट को। और रेसिपेंट में सर हमारी दो बातें, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कब हुई है, 5 जून, और पेमेंट डेबिट कब हुआ, 7 जून। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। कब है हमारा अर्लियर, अच्छा इनवॉइस कब हुआ है, 5 मई। इसके कितने दिन, 31। अच्छा मेरे साथ दिन गिनना, मई में टोटल कितने होते हैं, 31। 31 में से कितने चले गए, 5, कितने बचे, 26। अच्छा जून में कितने, इसका मतलब है 31st डे फ्रॉम इनवॉइस भी क्या आ रहा है, 5 जून इज व्हाट, तीनों में से विच एवरेज, और क्या आ गया हमारा 5 जून। तो दिन गिनना प्लीज गलत मत करना, कैसे दिन गिनते बेटा, 5 मई, तो मई में 31 दिन, बचे कितने 26, और फिर जून में कितने 5। आगे मत बढ़ा देना 6 जून, क्योंकि मैंने डायरेक्टली कितने ले लिए 31। तो तीनों में से विच एवर इज अर्लियर और टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। कल अपन इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।